असम की सरकार ने सरकारी मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रियासत में सरकार की जानिब से चलाए जा रहे तमाम मदारिस बंद होंगे और उनको सरकारी स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। सरकार की दलील है कि सरकारी पैसों पर सिर्फ कुरान को नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर ऐसा है तो बाइबिल और गीता को भी पढ़ाना चाहिए। ऐसे में इसे सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। मतलब तालीम का मजहबी बंटवारा क्यों, यह सवाल उठ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि बच्चों का बंटवारा क्यों, एक बच्चे के लिए सरकारी ग्रांट तो दूसरे के लिए नहीं, ऐसा क्यों? हालांकि सरकार ने सरकारी मदरसों के साथ साथ संस्कृत स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया है, यह कहते हुए कि सरकारी पैसे से तालीम की सिलेक्टिव फंडिंग क्यों। यह रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बातचीत का आगाज करते हैं। असम में रियासती सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार में वजीर तालीम हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया है कि रियासत के सभी सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे से मजहबी तालीम नहीं दी जा सकती, इसलिए सरकारी मदरसे अब नहीं चल सकेंगे, जिसके लिए अगले महीने यानी नवंबर में सरकार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। In my opinion, teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. असम में 614 सरकारी मदरसे और 900 प्राइवेट मदरसे हैं, जिसमें ज्यादातर जमीयत उलमाए हिंद चलाती है। असम सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना मदरसों पर खर्च करती है। अब सरकार सभी सरकारी मदरसों को स्कूल में बदलेगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ किया कि गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से मदरसे चलते रहेंगे, लेकिन वो भी तय कवानीन के तहत। असम सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम तंजीमों ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए हेमंत बिस्वा को मेमोरेंडम देकर मदरसों को चलाने की अपील की है। ये तो बहुत एक दर्दनाक एक ये फैसला है। तो इस फैसला को हमारा चीफ मिनिस्टर को हम दरखास्त कर रहा हूँ और हम प्राइम मिनिस्टर की आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, इसके इस सिद्धांत को इतना ही में ख़त्म कर दीजिए, मदरसे को जारी रखने दीजिए। इसका हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि ये बंद करना नहीं चाहिए, इसको जारी रहने दीजिए। और असम में जो है, ये असम में जाति धर्म सब के लोग बराबर रहते हैं, तो ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इसका हम लोग पूरी से पूरा विरोध करते हैं। जहां एक तरफ असम सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने खैर मकदम किया है, तो दूसरी जानिब असम में अपोजिशन जमात ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो वो इस फैसले को पलट देंगे। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सियासत के दौरान सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब पूरे मुल्क में असम मॉडल नाफिज होगा? क्या अब पूरे मुल्क में सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों पर पूरे मुल्क में तालाबंदी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असम बीजेपी के तर्जुमान प्रमोद स्वामी जी, AIUDF के तर्जुमान चंपक कलीता जी, साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतशाम हाशमी साहब भी जुड़ेंगे, सियासी तजियाकार डॉक्टर SP पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मेरा प्रमोद स्वामी जी से ही है। प्रमोद स्वामी जी, असम की सरकार ने यह फैसला लिया, मैं ये जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, और आप चूंकि डिबेट की शुरुआत में ही समझा देंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, वाजे हो जाएंगी। इस फैसले को लेने के पीछे का मकसद क्या है? सरकार क्या चाहती है? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या हमारे जो मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं, क्या उनको मॉडर्न शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या आज जो हम देख रहे हैं कि आप आज कश्मीर में भी देखिए, एक मदरसे से जो लोग निकले हैं, उनको ऐसी वहां से खबरें आ रही हैं कि उनके 13 आतंकवादियों से उनके संबंध थे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मजहबी जो शिक्षा है, ये मजहब क्या है, मजहब के बाद में कट्टरतावाद, और कट्टरतावाद अंत में जाके आतंकवाद में तब्दील होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मॉडर्न शिक्षा मिले और वो आने वाले समय में जो ये कंपटीशन का युग है, इस कंपटीशन के युग में उनके एक हाथ में AK-47 नहीं, उनके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी प्रतिभा को विकसित करके
और वो आगे बढ़े, उनको स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको मॉडर्न शिक्षा दी जानी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि एक टैक्स पेयर का पैसा आप मजहबी शिक्षा में कैसे व्यय कर सकते हैं? जहां तक आपने कहा कि मदरसे बंद करने की बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई निर्णय असम सरकार ने नहीं लिया है। असम सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 614 जो सरकारी जो मदरसे हैं उनको रेगुलर स्कूल में बदली किया जाएगा। उनके जो शिक्षक रहेंगे उनकी कहीं नौकरी नहीं जाएगी, उनकी नौकरी रहेगी। उनको मॉडर्न और रेगुलर स्कूल में उनको तब्दील किया जाएगा और जो गैर सरकारी जो मदरसे हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन आप मेरे को बताइए कि सरकारी अनुदान से आप कुरान की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? अभी हम असम सरकार के सामने एक प्रश्न आया। अभी हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो भी असम सरकार के पास में गए और वो बोले कि हमें भी ये बाइबल पढ़ाने के लिए आप हमें भी सरकारी अनुदान दीजिए। तब सरकारी अनुदान जो है, जो मजहब के नाम में जो शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है सर, आप सिलेक्टिव एजुकेशन के पक्ष में नहीं है, आप एक मॉडर्न एजुकेशन को आम करना चाहते हैं, लोगों को हमारे बच्चों को मिले। जी ठीक है सर, कॉम्पिटिटिव वर्ग में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास आएंगे। चंपत कलिता जी भी हमारे साथ है, AIUADF के तर्जुमान है। सर फिर दिक्कत क्या है? यहाँ पर प्रमोद स्वामी जी तो पूरी बातें क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मदरसा बंद करने की हमारा कोई ऐलान नहीं है, मदरसों के निसाब और निज़ाम को तब्दील कर देंगे, सिलेबस को तब्दील कर देंगे, मॉडर्न एजुकेशन देंगे। तो इसमें फिर दिक्कत किस बात की है, परेशानी कहां पर आ रही है सर? चंपक कलिता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चली जाती है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अभी प्रमोद स्वामी जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, असम बीजेपी के, उन्होंने चीजें क्लियर की। उन्होंने बताया कि हमारा ये फैसला नहीं कि हम मदरसों को बंद कर देंगे, मदरसों का सिलेबस चेंज करेंगे, मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को पढ़ाएंगे, देंगे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो इसमें फिर दिक्कत कहां है सर? देखिए, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये मदरसों को बंद करने जा रहे हैं सरकार, और ये जो RSS बीजेपी का ये मुसलमान विरोधी जो मुहिम है, उसी मुहिम का ये हिस्सा है। इसको ये अमली जमा पहनाने जा रहे हैं क्योंकि ये लोग हुकूमत में है। दूसरी तरफ ये जो असम का मदरसा है, ये सरकारी मदरसों में ये जो 600 नंबर का पढ़ाई है, उसमें से सिर्फ 50 नंबर का पढ़ाई ये मजहबी पढ़ाई है, बाकी 550 नंबर मजहबी पढ़ाई नहीं है। इसीलिए ये जो प्रमोद स्वामी बोल रहे हैं, यहाँ तो आपको इसी 600 में आप 100 नंबर फिर कंप्यूटर का जोड़ दीजिए, 100 नंबर और किसी चीज का जोड़ दीजिए, इसमें तो किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन आप तो पूरा मदरसे को ही बंद कर रहे हैं, इसीलिए ये गलत बात है। और अभी ये जो आपका जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये नागपुर के उनके आकाओं को खुश रखने के लिए ये फैसला लिया है। ठीक है, ठीक है प्रमोद स्वामी जी। बताता हूं कि इन मदरसों में अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती है। अब मेरे को आप बताइए, और ये जिस पार्टी को चंपक कलिता जी रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो नेता है मौलाना बदरुद्दीन साहब, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी एक सभा में अपनी सभा में उन्होंने अरबी में लिखे हुए पोस्टर लगाए थे। तो भारत के संविधान की जो 22 जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें कहीं भी अरबी भाषा का कहीं भी स्थान नहीं है। तो हमारे भारत हम पैसा दे, आसाम सरकार पैसा दे और आप अरबी भाषा का प्रचार प्रसार करो, ये कहां तक उचित है? और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉडर्न शिक्षा से आपको आपत्ति क्यों है? सुनिए, आप मॉडर्न शिक्षा से आपको आपत्ति क्या है? अगर मॉडर्न शिक्षा मुसलमान विरोधी जो मुहिम है उसी का हिस्सा है। ये प्रमोद स्वामी आपने खुद ही स्वीकार किया है कि अरबी भाषा क्यों सिखाए। अगर आप अरबी भाषा नहीं सिखाएंगे तो असम में यूनिवर्सिटियों में अरबी क्यों सिखाई जा रही है? क्यों सिखाएंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप अरबी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो आप इसका मतलब इंडिया में बैन करेंगे क्या? हमारे बीजेपी की सभा में अरबी के पोस्टर नहीं लगे।
ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास आएंगे सर। हमारे साथ दो और गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चंपक कलिता जी आपके पास आएंगे, चंपक कलिता जी आपके पास आएंगे, प्रमोद जी आपके पास आएंगे। एहतशाम हाशमी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। एहतशाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर। एहतशाम साहब, जी हाँ, अगर असम सरकार की दलील ये है, प्रमोद स्वामी बीजेपी के तर्जुमान असम बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हमारा फैसला ये गलत बयानी की जा रही कि मदरसों को बंद करने का नहीं है, मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन के सिलेबस को नाफिज करना, लागू करने का फैसला है। हम चाहते हैं कि बच्चे आला तालीम और जदीद तालीम हासिल करें, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। तो इस फैसले में दिक्कत कहाँ है सर? देखिए, फैसले में दिक्कत नहीं है, लेकिन मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, ये डिसाइड इनको नहीं करना है। और आसाम का मैं आपको बताऊं, आसाम में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये लोग एक पर्टिकुलर एजेंडे से काम करते हैं। इनको मुस्लिम्स को टारगेट करने। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, चंपक कलिता जी आपके पास आऊंगा तो आप बात कर लीजिएगा। अभी एहतशाम हाशमी साहब बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद जब हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे तो फिर वाद विवाद होगा फिर। ठीक है, अभी बात हो रही है और आप एक मिनट बात सुनिए मेरी। डिबेट करने का एक तरीका होता है, इस तरह से आप हर बात में अपना ही बात रखते रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? आती है सरकार। ठीक है, चंपक कलिता जी, एहतशाम हाशमी साहब को बोले जी। एहतशाम साहब, देखिए, मेरा ये कहना है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो रिलीजियस एजुकेशन लेते हैं। आप अगर उनको मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं, आप सेपरेट स्कूल क्यों नहीं खोलते वहां पे? आपने अभी तक बच्चों को मॉडर्न स्कूल देने के लिए क्या काम किया? मुझे बताइए, आपकी एक भी गाइडलाइन अगर सरकार की आई हो कि आपने मदरसे के लिए आपने फंड रिलीज करा हो, आप मदरसा बोर्ड को पैसा रिलीज करिए करोड़ रुपए और उनको बोलिए कि आप इंग्लिश टीचर, मैथमेटिक्स टीचर और कम्युनिकेशन स्किल इनको सिखाएं, आपने अभी तक क्यों नहीं किया? आप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडे से इलेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और अरेबिक भाषा की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरब कंट्रीज के साथ बिजनेस करती है, जिससे हजारों करोड़ का टर्नओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। अरब कंट्री से बिजनेस करने के लिए क्या आपको अरेबिक सीखना जरूरी नहीं है? नहीं, ये उनकी इस दलील में कोई ज्यादा मजबूती नहीं है, क्योंकि जबान का ना तो कोई मजहब होता ना मुल्क होता, उसको सरहदों में और मजहबों में नहीं महदूद किया जा सकता। हमारे साथ एसपी पांडे जी भी हैं, सियासी तज्जियाकार। पांडे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि असम सरकार ने जो ये फैसला लिया है, रियासत के तमाम जो धार्मिक स्कूल है उसमें मदरसे भी हैं, उसको बंद किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा नवंबर से। इस फैसले के पीछे आपको क्या लगता है? आप सियासी तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अपने तज्जिये से बताइए। जी अब्दास जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा, असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा वर्मा ने जो आज बयान दिया है, सरकारी पैसे पर कुरान की पढ़ाई नहीं करा जा सकती, उन्होंने यह भी साथ साथ कहा कि कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो बाइबिल और गीता भी क्यों नहीं। इस सर्वप्रथम मेरी ये दो दृष्टि इसके पीछे है। पहला यह है कि अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगीगण इस पे चर्चा करें। प्रथम तो आग्रह यह है कि चर्चा मर्यादित दिशा में होनी चाहिए। यदि कहीं समस्या है तो लोकतंत्र के जो कर्तव्यों का निर्वहन है उसे हम करके उस पर डिस्कस करें, और जो सुझाव हो वो अपेक्षित सुझाव को हम लोग सही तरीके से रखें। उसका जो निहितार्थ हो गलत निकाला जा रहा है कि पूरी तरह से चीजें बंद होने नहीं जा रही हैं। चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, भारतवर्ष कुरान पुराण दोनों के सम्मिश्रण संस्कृति का, समावेशी संस्कृति का और सर्वधर्म समभाव की परंपरा को आगे लेकर के चलने वाला एक ऐसा राष्ट्र रहा है जहाँ सबको ध्यान में रखा गया है। चाहे पिछले वर्ष की बात हो, हम लोग जी सलाम पे पिछले कई महीनों से बोल रहे हैं अलग अलग विषयों पे। आप देखिए कि माननीय मोहन भागवत जी और माननीय मदनी जी की भी चर्चा बीच में हुई थी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पे। आज जो असम में ये बात आई है तो लोगों में, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब भी, लोगों में बिगाड़, विद्वेष, वैमनस्य, दुश्मनी पैदा करना, जो लोग ऐसा करते थे उनके खिलाफ लेते। उन्होंने हमेशा कहा कि जो ऐसे करने वाले व्यक्ति हैं उनकी सारी नेकियां और अच्छाइयां, उनके ऐसे कार्यक्रम उन गुरु पर पानी फेर देता है। तो कुरान की जो अच्छी चीजें हैं उनका हमेशा सम्मान था, है और रहेगा। लेकिन कुरान की आड़ में जो एक व्यापार चल रहा है, जो बड़े स्तर पर समाज में गलत तरीके से चीजों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको लेकर के हेमंत बिस्वा का मुझे लगता है कि उनका यह भाव आ रहा है सामने, और उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा हर जगह की महत्वपूर्ण है, चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, हम अकेले किसी के साथ नहीं चल सकते। लेकिन अगर किसी जाति विशेष के, वर्ग विशेष के पीछे हम कोई योजना, कोई अगर स्ट्रेटजी लाएंगे तो उसका विरोध स्वाभाविक तौर पे
कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि फिर अन्य धर्म के लोग कहेंगे कि बाइबल भी पढ़ाई जाए और गीता भी पढ़ाई, जबकि आज न्यू इंडिया की बात हो रही है। आज डिजिटल इंडिया के दौर में न सिर्फ किसी मुसलमान भाई, न सिर्फ किसी हिंदू भाई, न सिर्फ सिख या ईसाई, बल्कि सबके साथ सबके विकास की बात और सबके विश्वास के साथ जो एक राष्ट्र इस समय वर्तमान सरकार चल रही है, ये कहीं समस्याएं हो सकती है, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि सरकारी अनुदान से किसी भी विशेष वर्ग के लोगों को अगर प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित और पिछड़े हैं, वो हर वर्ग में है। ऐसा नहीं केवल मुस्लिम भाइयों में हमारे बैठे हैं लोग, और हिंदू में भी हैं, और भी जितने वर्ग हैं हमारे देश में सब में है। उनको चिन्हित करके उनके लिए विशेष रूप से शिक्षा का कोई प्रावधान होना चाहिए, और केवल यह कहना कि यह हमें किसी एक को विशेष तौर पर प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, तो शायद मुझे लगता है समीचीन नहीं है। ठीक है सर। प्रमोद स्वामी जी, सवाल ये उठ रहा है कि सरकार को अगर मॉडर्न एजुकेशन को आम करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, जोर देना है, तो सिर्फ 614 रियासत के मदरसे ही क्यों नजर आते हैं? क्यों नहीं दूसरे सरकारी स्कूलों का सिलेबस बदला जाए, वहां पर निजाम तालीम जो है उसको बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए, या कितने स्कूल खोले मॉडर्न एजुकेशन के सरकार ने? ये सारे सवाल है सर। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 614 जो सरकारी मदरसे जो सरकारी अनुदान पे जो चल रहे हैं, ये नियम सिर्फ उस पे लागू है। जो गैर सरकारी जो करीब 900 मदरसे हैं, उन पे हम कोई डिक्टेशन हम देने नहीं जा रहे, उन पे हम कोई नीति नहीं सर, उसमें भी है ना कि उस पे भी तो आपकी गाइडलाइंस होगी कि इस गाइडलाइंस के तहत ही इन मदरसों में भी नहीं वहाँ नहीं जो गैर सरकारी है उस पे ये नियम लागू नहीं होगा। हमने ये कहा है कि जो सरकारी मदरसे हैं, जो सरकारी अनुदान से चलते हैं, उनको हम सरकारी अनुदान नहीं देंगे। अभी इसके पहले एक सज्जन बोल रहे थे कि एजेंडा आप क्यों तय करेंगे? जब सरकारी आप अनुदान लेंगे तो एजेंडा तो सरकार ही तय करेगी। आप अगर अपने फंड से मैनेजमेंट कर करके अपने तरीके से अगर चलाना चाहते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वहां सिर्फ सरकार ये मॉनिटरिंग कर सकती है कि वहां जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में जो अगर आप भारत के नवनिर्माण के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत की उन्नति के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के पुनरुत्थान की अगर शिक्षा देते हैं, राष्ट्र के महापुरुषों का आदर्श बना करके आप लोगों को सामने अगर शिक्षा देते हैं तो कहीं किसी को आपत्ति नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये विवाद क्यों उत्पन्न हो रहे हैं कि देखिए प्रमोद जी जो प्रमोद जी आप जो कह रहे हैं कि अभी आपने अपने पहली शुरुआती दौर में कहा था कि मदरसों में इस तरह की तालीम दी जा रही है, इस तरह की शिक्षा दी जा रही है जिससे वहां पर आतंकवाद पनप रहा है, आपने शुरू में कहा था। तो अगर मदरसों से इतना खतरा प्रदेश में है, रियासत में है, तो फिर ये दोहरा फैसला, क्योंकि सरकारी मदरसे बंद कर देंगे और प्राइवेट चलने देंगे। अरे जब मदरसों से इतना खतरा है तो सारे मदरसों को बंद करिए ना। मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है आत्मनिर्भर भारत। अगर हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं तो हमें मॉडर्न शिक्षा के द्वारा हमारी जो युवा शक्ति है उसको हमें मॉडर्न शिक्षा सर, उससे एतराज नहीं है किसी को। सवाल ये है सर कि जब मदरसों से खतरा है तो सारे मदरसों को बंद किया जाए ना। सर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी हाल ही में सोफिया में आपको कश्मीर में जो ये सब तथ्य मिले हैं। सर आप कश्मीर के एक मदरसे को लेकर बैठ गए। जंग आजादी में मदरसों का किरदार आपने सुना है, रेशमी रुमाल तहरीक आपने सुनी है, मौलाना महमूदुल हसन का नाम आपने सुना है। सर मदरसों और मस्जिदों में जो आजादी के दीवाने बैठकर रात दिन देश की आजादी का मंसूबा बनाते थे, वो किससे सुने सर आपने? सुनिए मैं बताना चाहता हूं, मैं सलाम करता हूं। देखिए एक पिक्चर आई थी बेजू बावरा, उसमें एक गीत लिखा गया था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और उसको ठीक है आपके पास आऊंगा, कलिता जी आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल करूंगा। अभी प्रमोद जी से सवाल है, उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर इसके बाद आपकी ही बारी है। मैं ये कह रहा हूं कि जो एक भजन था बेजू बावरा फिल्म में, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जिसको गाया मोहम्मद रफी साहब ने, जिसमें संगीत दिया नौशाद साहब ने, और जिसके गीतकार थे शकील बदयानी, और भजन क्या था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और आज हमारे जो एपीजे यही बात यही है। प्रमोद जी आप शोपियां के एक मदरसे की मिसाल बनाकर पूरे मुल्क के मदरसों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मेडिकल एक प्रोफेशन है, उसमें झोला छाप डॉक्टर्स भी होते हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी होते हैं। आप पूरे प्रोफेशन को नहीं रिजेक्ट कर सकते। आपके पास आऊंगा सर, और भी सवाल करूंगा सर, आपके पास आऊंगा। होना चाहते हैं
तो आपको अपनी गलतियों में सुधार करना पड़ेगा। पहले 3 तलाक की प्रथा चल रही थी, कोई विरोध नहीं कर रहा था। क्या हमारी मुस्लिम बहनों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? सर 3 तलाक लेके सर ठीक है ना, वो तो कानून बन गया सर, 3 तलाक कानून बन गया, ठीक है सर, उस पर बात नहीं हो रही, आज मदरसों पर बात हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि जब अगर इस तरह का खतरा, इस तरह का खदशा, इस तरह का खौफ है, सरकार के पास ऐसे इनपुट्स हैं कि असम में जो मदरसे चल रहे हैं वहां आतंकवादी गतिविधियां डेवलप हो सकती है, तो सारे मदरसों को बंद किया जाए ना सर, सिर्फ सरकारी मदरसों को क्यों? आएंगे सर आपके पास आएंगे सर। हमारे साथ चंपक कलिता जी भी हैं, AIUDF के स्पोक्स पर्सन हैं। चंपक साहब, सवाल यह है कि सरकारी मदरसों के हालात तो जानते ही हैं, सरकारी असातिज़ा के हालात जानते ही हैं, मदरसों में तलबा भी नहीं जाते और सरकारी टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, तो जो आपके प्राइवेट मदरसे हैं ना, उस पर आप फोकस कीजिए, वहां पर तालीम बेहतर कीजिए, वहां पर निज़ाम तालीम को और अच्छे से बनाइए, इस तरह के तलबा आप प्रोड्यूस कीजिए मदरसों से कि लोग देखें तो मिसाल दें। बार बार मदरसों पर सवाल क्यों उठता है? कई उदाहरण है, कई तालिबा है, आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनने वाले तालिबा बहुत है, लेकिन अभी मसला क्या है कि सरकारी जो मदरसे हैं इसमें खाली 600 में से 50 नंबर का होता है पढ़ाई मजहब का। तो इसमें अभी जो प्रमोद स्वामी बोल रहे हैं, अभी जो ये एक सज्जन बोल रहे थे कि अगर आप एक वाकया को लेके सारा मुसलमानों को जनरलाइज करिएगा, तब तो बीजेपी का कई लोगों को ISI से लिंक पकड़ा गया है। तो बीजेपी नहीं सर, अभी मदरसों पे बात करिए सर। मेरा सवाल यह है कि जब मिल्लत में, उम्मत में, कौम में दीनी तालीम के लिए निजाम है, ज़कात है, खैरात है, सदकात हैं, तो आप प्राइवेट मदरसों को आरास्ता कीजिए ना, वहां पर बेहतर तालीम आरास्ता कीजिए। आप 614 मदरसे लेकर बैठे हैं, 900 से ज्यादा प्राइवेट मदरसे हैं, उन मदरसों में क्यों नहीं इस तरह की तालीम दी जा रही कि लोग उसकी मिसाल दें? क्यों इस तरह की तालीम दी जा रही कि सवाल उठ रहा है बार बार? इसीलिए नॉन इशू को इशू बना के कम्युनल पोलराइजेशन करने का कोशिश है बीजेपी RSS का। नहीं तो आप क्यों, अगर इस तरह की कोशिश है तो आप क्यों शिकार हो रहे हैं? आप क्यों सियासत कर रहे हैं? आप कहिए ठीक है हम सरकार के साथ हैं, सरकार को अगर डाउट है तो ठीक है, आप सरकार को दावत दीजिए कि आइए हमारे मदरसों में देखिए क्या पढ़ाया जाता है, आइए हमारी किताबों में देखिए, हमारे निसाब में देखिए, हमारे सिलेबस में देखिए, इस तरह की पहल कीजिए ना सर। एक जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर एक बीमार आदमी असम का शिक्षा मंत्री है, असम का नहीं सर, आप जवाब, आपके पास जवाब नहीं है सर। व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। नहीं, आप व्यक्तिगत आरोप आपके नेता पे हम भी लगा सकते हैं, इस तरह की बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है। कलिता साहब आपके पास आऊंगा, एहतशाम हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। एहतशाम हाशमी साहब, सवाल यही है कि बार बार मदरसों पर सवाल क्यों उठते हैं, उंगली क्यों उठती है, मदरसों पर शक और शुबहात क्यों है? क्या इस तरह की तालीम दी जा रही है मदरसों में, या क्या मुसलमानों को नहीं चाहिए कि वो बड़े पैमाने पर निकल कर आए और बोले कि आइए साहब मेरे मदरसों में का दौरा कीजिए, देखिए कि हम क्या पढ़ाते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात करी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों का एक मैसेज है, जिनको भी शक है कि मदरसे में गलत एजुकेशन हो रही है, गलत तरीके से पढ़ाई हो रही है, आप आइए और मदरसे में रहिए हमारे साथ। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने आप रहिए, देखिए कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, तब आपको पता पड़ेगा कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन एहतशाम साहब, दिक्कत यह है ना कि जब मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात होती है तो यूपी में की मैं बात बता रहा हूं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए मुहिम चलती है तो तमाम मदारिस मुखालिफत करने लगते हैं कि हम अपने मदरसों में नहीं घुसने देंगे, सरकार की मदाखलत नहीं होने देंगे। अरे क्यों, किस बात का खौफ है? क्या तालीम और निसाब और निजाम नहीं ना बदला जा रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ लीडर दायरे में सामने आएगा तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सारे मदरसे मॉडर्नाइज होने के लिए इच्छुक हैं और मॉडर्नाइज होना चाहते हैं। नहीं साहब, कैसे इच्छुक हैं? मुखालिफत करते हैं उलमा, बड़े बड़े मदरसों के उलमा मदरसा मॉडर्नाइजेशन की मुखालिफत करते हैं, कहते हैं कि हम अपने मदरसों में नहीं दाखिल होने देंगे। अरे कौन सी चीजें मदरसे में है, इसीलिए शक।
और सवाल उठते हैं, शुबहात उठते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने मदरसा बोर्ड का गठन किया हुआ है जी, और मदरसा बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी मौलाना अगर मॉडर्न एजुकेशन का विरोध करता है उन्हें आप टर्मिनेट करिए, सस्पेंड करिए। लेकिन बीजेपी साहब पूरी तारीख है, आप दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई, सर सैयद की मुखालिफत हुई जदीद तालीम को तो लेकर, और वो मुखालिफत आज तक चलती आ रही है। सर देखिए, ये एक बीजेपी का एजेंडा है। इनको अरे बीजेपी कहाँ है सर, बीजेपी तो 6 साल से है। ये एक तकिया कलाम हो गया कि बीजेपी का एजेंडा है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा। इनको जब ट्रिपल तलाक पे कानून बनाना है तो इनने कानून बनाना कि क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर 3 तलाक कोई देता है तो उसको जेल भेजेंगे। तो आप मदरसे पे भी कानून बनाइए कि जो भी मदरसे के मौलाना है या जो उसके इंचार्ज हैं, अगर वो मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे हम उनको जेल भेजेंगे। क्यों नहीं बीजेपी पार्टी ये रूल लाती और ये लॉ लाती? बताइए, आप पूछिए अपने और बाकी पैनलिस्ट से। नहीं, इस तरह का कानून कैसे बन सकता है सर? जमहूरियत है सर यहाँ पर, इस तरह का कैसा कानून बन सकता है? मदरसा है, दीनी तालीम है, आपको सलाह दी जा सकती है, मशवरा दिया जा सकता है, इम्पोज थोड़ी किया जा सकता है सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और लोगों को प्रमोट करने के लिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन करने के लिए गवर्नमेंट सख्त कदम भी उठा सकती है, पर क्यों नहीं उठाती? बताइए, आप इसका जवाब आप दीजिए। ठीक है सर। अगर कल को मैं अंग्रेजी स्कूलों पे भी लेके खड़ा हो जाऊं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो क्या मुझे सरकार बोलने देगी ये बात? मुझे सरकार फौरन अरेस्ट करके जेल भेज देगी। अगर मैं अगेंस्ट नेशन काम कर रहा हूं तो आई शुड बी बिहाइंड बार। नहीं, मदरसों के लिए, मदरसों पर फोर्सफुली इस तरह से सिलेबस इंपोज नहीं किया जा सकता जिस तरह से आप कह रहे हैं। दीनी तालीम उसी कानून के तहत, उसी फंडामेंटल राइट्स के तहत दीनी तालीम भी है, धार्मिक शिक्षा भी है। सर यहाँ वक्त हो गया है श्याम साहब, इसका एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा। अगर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा, ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी चर्चा, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं असम में मदरसों पर अब तालाबंदी। सरकार ने फैसला किया है, नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगी और 614 मदरसों पर ताला लग जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हम लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं। एसपी पांडे जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पांडे जी, सवाल लोग यही उठा रहे हैं कि अगर सरकार को इस तरह के इनपुट्स हैं कि मदरसों में अब जो शिक्षा दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, उससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, तो सारे मदरसों को बंद कर दिया जाए? नहीं, देखिए सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, कहीं न कहीं बड़े स्तर पर जो अच्छाई है हमारे देश में वो दब जाती है बुराई के प्रभाव में। इस बात से आप सहमत होंगे जी। और आपने देखा है कि हर कोई भी व्यक्ति ऐसा मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना हमेशा हमारे देश की आदर्श संस्कृति परंपरा का, आपस में रखना हमेशा हमारे देश की आदर्श संस्कृति परंपरा का जो एक अनुकरण का विषय रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जो मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं, जिन मदरसों में कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को उनके पुष्पित पल्वित और विकास के नए प्रतिमान के स्तर पर ले जाएं और न्यू इंडिया के सपने को साकारित करने में, जैसे आपको मैं उदाहरण दूंगा कि उसी मदरसे से पढ़ करके निकलने वाला बच्चा IIT, IIM, मेडिकल और IAS भी बनता है। लेकिन क्या वह मदरसों के अतिरिक्त शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझता? क्या ऐसी शिक्षा जो भारत सरकार की चल रही है, जो भारत में एक लंबे समय से चली आ रही है, हजारों हजार वर्षों की सनातन एक पुरानी संस्कृति का हर वर्ग को लेकर के चलने की जो परंपरा है, सर्वभौम सुखने की जो कामना है, उस पर आधारित जो शिक्षा है, क्या वह उस शिक्षा से लोग नहीं प्रमोट हो रहे हैं? सवाल यह है कि जो ऐसे मदरसे जो आतंकी गतिविधियों के लिए से कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, जिसका प्रमाण आप सामने आया है, चाहे वो असम हो चाहे देश के और जगह, जो उत्तर प्रदेश की ओर मैं बुलाना चाहूंगा। अब 3 तलाक पर आपने देखा कि मुस्लिम बहनों के साथ कितने लंबे समय से देश हमारा 75 वर्ष आजाद हुए होने के आसपास में खड़ा होने के कगार पे है, लेकिन आज भी उस पर कोई बड़ा कानून नहीं बन पाया था। और इसके बाद लव जिहाद की घटनाएं आप देख रहे हैं कि निरंतर एक बड़े स्तर पर जो मदरसों से ही कहीं न कहीं कुछ आंशिक रूप में ही सही लेकिन संचालित होती रही हैं। इस बात से आपत्ति उन्हें जरूर होगी कि जो इस बात को सही नहीं समझ पाते। लेकिन मैं एकदम मजबूती से कहना चाहूंगा कि लव जिहाद जैसे जो विषय हैं वो कहीं न कहीं इसी मदरसों से पढ़े हुए निकले हुए लोग जो हैं
नहीं सर, ये कैसे आप कह सकते हैं कि जो लव जिहाद में जो लोग पकड़े जा रहे हैं या मुलव्विस हैं उनका कनेक्शन मदरसों से? कुछ लोग हैं अब्बास साहब, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आखिर हमारे बीच की एक सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक समस्या है जो कहीं न कहीं इन चीजों से कोरिलेट कर रही है। यही कारण आया है कि हमें ऐसे निर्णय की बात पूरे देश में चल रही है। ऐसा क्यों ठीक है सर, विचारणीय है, ठीक है सर, इसको स्पष्ट करना होगा। ठीक है सर। प्रमोद जी, बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा है कि जब अगर उनकी सरकार आई तो वो इस फैसले को बदल देंगे। देखिए, लोकतंत्र में अगर कोई सरकार निर्णय लेती है बहुमत के साथ में तो वो उनका अधिकार है, उस पर मैं अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो असम की जनता तय करेगी कि आने वाली सरकार किसकी होगी। लेकिन हमारा जहां तक मानना है, हम जो काम कर रहे हैं असम की जनता के पक्ष में, तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार जो है अगला जो जनादेश होगा वो हमारे पक्ष में देगी। अब बदरुद्दीन साहब भी एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, तो उनको भी ये मुंगेरी लाल के सपना देखने का उनको भी अधिकार है, उस पर तो मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ दो तीन बातें यहाँ ये उठी कि जो सिर्फ सरकारी जो मदरसे हैं जो सरकारी अनुदान से चलते हैं उन पे ही कार्रवाई क्यों की गई। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 900 गैर सरकारी मदरसे हैं उन पे अगर हम कार्रवाई करेंगे तो आज आप ही लोग टीवी चैनल में बोलेंगे कि भैया इनको तो कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है, फिर इन पर पे ये कार्रवाई कर करके आप तो सर, लेकिन सर प्रमोद जी लेकिन जो दलील है वो तो देश हित में है ना सर, देश हित से बड़ा थोड़ी कुछ है। अगर मदरसों में इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ना। जहां 614 वहां 900 और सर बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए हमने ये आप सरकारी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। जो सरकारी अनुदान से चल रहे हैं उनको हम मॉनिटरिंग में लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर में मॉडर्न शिक्षा हम दे रहे हैं। उन स्कूलों उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनको रेगुलर किया जाएगा। उनमें जो शिक्षक है उनकी नौकरी नहीं जाएगी, रेगुलर स्कूल में तब्दील किया जाएगा, उनकी नौकरी बहाल रहेगी। तो ये सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अब आपने कहा कि जहां ये गैर कानूनी काम होते हैं, या इसके पहले एक सज्जन ने लव जिहाद की भी बात कही, तो मैं उस पर थोड़ा सा 1 मिनट का समय आपका चाहूंगा कि प्रेम जो है वो एक शुद्ध भावना है। अगर शुद्ध भावना से अगर कोई प्रेम करता है तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू मुस्लिम की वहां कोई बात नहीं है। लेकिन कोई अगर अपनी आइडेंटिटी छिपा कर करके, अपने धर्म को छुपा कर करके, एक छद्म नाम रख करके अगर किसी महिला को गुमराह करके अगर प्रेम करता है तो वो प्रेम नहीं, वो धोखा है। जी बिल्कुल इस पर बात नहीं हो रही है अभी सर, अभी इस पर बात नहीं हो रही, हम बात इस पर कर रहे हैं। अभी आप बदरुद्दीन अजमल साहब का जिक्र कर रहे थे। आपकी रियासत असम के वो एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, चेहरा उनकी पार्टी है, उनके मेंबर जीत कर आते हैं और वो भी मदरसे से पढ़े हुए हैं सर, वो भी मदरसे से पास आउट है सर। उन इलाकों से जीत के आते हैं, बताइए आप वो कौन से इलाकों से जीत के आते हैं? अब जहां 80% 90% जहां मुस्लिम लोग हैं वहां से जीत के आते हैं। तो जब वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तो उनपे कोई सवाल नहीं उठाता। नहीं, मैं मजहब पर सियासत की बात नहीं कर रहा हूं सर। स्क्रैप हुआ तो उनको उनकी पार्टी का गठन हुआ सर, वो भी मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको तो पता होगा सर, वो भी मदरसे से पढ़े हुए हैं, दारुल देवबंद से पढ़े हुए हैं। पार्टी के बात को हम क्या गुरुत्व दें? वो तो पार्टी ही बने, हमारी जो घुसपैठियों के संरक्षण के लिए पार्टी बनाई गई है, तो उसका कमाल है क्या बोलता है, उसको आपको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो अब हमारे साथ चंपक कलिता जी भी है। चंपक साहब, प्रमोद जी कह रहे हैं तो ये तो घुसपैठियों की पार्टी है, वो कहां से जीत कर आते हैं जहां पर घुसपैठिए ज्यादा हैं, जहां पर माइनॉरिटीज लोग ज्यादा हैं? देखिए जी, अभी आसाम में कई ऐसा सीट है, मैं गिना सकता हूं, बीजेपी को हरा के हम जीते और हमें हरा के बीजेपी जीते। करीमगंज लोकसभा सीट कहां से है? आपके ऐसा कई असेंबली और लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी को हरा के हम जीते और हमें हरा के बीजेपी जीती। आपका पार्टी घुसपैठियों की पार्टी है, क्या बात करते हैं आप? अरे घुसपैठियों के लिए कानून तो लाते हैं आप लोग, कहा कौन लाया? कहा तो हम लोग नहीं लाए, कहा आपने लाया। हम लोग कहते हैं कि 71 के बाद हिंदुस्तान में जो भी आए हो, हिंदू मुसलमान सबको जाना होगा। विरोधी है, कहा तो महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों पर अगर अत्याचार होता है तो वह भारत वर्ष में आ सकते हैं। आप तो गांधी की विचारधारा के विरोध कर रहे हैं। ये तो कब है? महात्मा गांधी तो 48 में मर गए थे। आप हमको मत सिखाइए। अरे
बेदिमागों से बात क्यों करते हैं? महात्मा गांधी कहाँ आ गए? हाँ, अगर हिंदुओं पर सिखों पे अत्याचार हो सकता है तो भारत में आ सकते हैं। अरे आप गांधी लोग जी मतलब अब कूटल आप क्यों गांधी को करते नहीं हैं? मानते, तो आपसे क्या बात करूं मैं? करिए। अभी देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो मदरसे के बारे में बात चल रही है, ये सीनियर मदरसा और हायर मदरसे के बारे में बात चल रही है। ये कारियाना, हाफिजिया, दीनी मदरसों के बारे में बात नहीं चल रही है। और यहाँ का जो एनरोलमेंट है, यहाँ के जो पढ़ने वाले हैं, ये 50-50 60-40 है पंजाब के ताल्लुक। जिन और आसाम पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ये मदरसा से पढ़ा हुआ है। ये स्वामी जी को समझाइए, ये स्वामी जी का दिमाग कहीं खास चलने गया हुआ है। ये आरएसएस और ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों का तलवार चाटते हैं ये लोग, इनको समझाइए थोड़ा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ एहतशाम हाशमी साहब भी हैं लगातार। किसने किया था? बताएंगे, नाम बताएंगे जरा। ठीक है सर, ठीक है सर, असम पे बात कीजिए, जो टॉपिक है उस पर बात करिए। ठीक है, नाम बताइए जरा चैनल में, मैं बताऊं नाम? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, आएंगे आप लोगों के पास, फिर सवाल करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। एहतशाम हाशमी साहब, सवाल यह उठ रहा है कि सरकारी मदरसों पर ही जिद पर क्यों अड़े हुए हैं मुसलमान? जो प्राइवेट मदरसे हैं, मदरसों की तालीम के लिए खुद कौम व मिल्लत में निज़ाम है, ज़कात है, खैरात है, सदक़ात है, उसका फंड है, उससे मदरसे जो चलते हैं उसकी हालत क्या है? वहाँ पर रहने वाले बच्चों के हालात क्या हैं? बच्चों के नाम पर पैसे उठाए जाते हैं और उन पैसों से बच्चों पर कितना खर्च किया जाता है? मदरसों में खिलाई जाने वाली दाल में पानी ज़्यादा होता है, दाल कम होती है, तो तालीम क्या देंगे सर? एहतशाम साहब, आपको मेरा सवाल मिला क्या? एहतशाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है। आई गॉट योर क्वेश्चन। ठीक है एहतशाम साहब, तो मेरा सवाल आपको मिला, तो अब मैं उसका जवाब जानना चाहता हूं। जी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन दिया गया है कि एजुकेशन को प्रमोट करने का काम सरकार करेगी। इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं कि कई लोग मदरसे के नाम पे चंदा करके उसका मिसयूज करते हैं, फंड्स का मिसयूज करते हैं, जो कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है, जाके आईआईटी में भी होता है, आईएम में भी होता है, इवन मिनिस्ट्रीज में होता है। आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में 2G स्पेक्ट्रम स्पेस में 1,75,000 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन घोटाला हुआ तो क्या मिनिस्ट्री बंद कर दी इन लोगों ने? नहीं करी। उन्होंने उन ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जो रिस्पॉन्सिबल थे इस करप्शन के पीछे। तो मदरसे में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है, आप उन लोगों को जेल भेजिए। लेकिन एहतशाम साहब, मेरा सवाल यही था कि आप दूसरों की मिसाल नहीं दे सकते। आप तो खैर उम्मत हैं, सबसे बेहतरीन कौम, सबसे बेहतरीन मजहब, ये ठीक है। आप इस तरह का मुसलमान कहते हैं कि हम सब खैर उम्मत हैं, हम सबसे बेहतरीन है। अगर वहां करप्शन हो रहा है तो मैं यही कह रहा हूं कि उस करप्शन के कीड़े को मारने की जरूरत है कि नहीं है, कि हम सरकारी मदरसों को लेकर बैठे रहें? प्राइवेट मदरसों की दुकानदारी जो हो रही है, इसको बंद करने की जरूरत है कि नहीं सर? बिल्कुल, करप्शन के कीड़े को मारने की जरूरत बिल्कुल है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। अब बीजेपी के जो लीडर इस तरह के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये मोदी जी के चेहरे पे काले पोत रहे हैं। इसका जवाब इनको मोदी जी को देना है। और जहां तक सवाल रहा कि मदरसे में जो फंड आता है उसका मिसयूज होता है, उसके लिए वक्फ बोर्ड और आप और हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, कंप्लेंट फाइल होती है, वो सजा भी उनको मिलती है। लेकिन आप इनसे ये पूछिए, आज तक इन्होंने मदरसों को मॉडरेट करने के लिए क्या गाइडलाइन बनाई? अगर एक पॉइंट ये बता देंगे। और इतनी जो बहस कर रहे हैं बीजेपी के जो लीडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछता हूँ, इन्होंने संविधान किस किताब से पढ़ा है? अगर ये उस किताब का नाम बता देंगे, ये जो बातें बोल रहे हैं मैं मान लूंगा। आप पूछिए इनसे कि इन्होंने हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और पढ़ा है तो किस किताब से पढ़ा है। अगर राइटर का नाम बता देंगे तो जो ये मांग उठा रहे हैं वो मैं भी उठाऊंगा इनके साथ। आप किस किताब को जानना चाहते हैं बताएं आप ना। डीडी बसु सुभाष का आप बताइए, आपने संविधान का कौन सा चैप्टर पढ़ा है जिसके हिसाब से उर्दू नहीं पढ़ाई जा सकती है मदरसे में? बताइए आप चैप्टर का नाम बताइए। एलिगेट करने के पहले आप चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ शिक्षा से लोग भी जुड़े हैं।
सर मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ 2006 जुलाई से, और मैंने संविधान 15 साल से पढ़ रहा हूँ। संविधान में साफ साफ लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप जाके फिर से एक बार पढ़िए कि सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। आप अपने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ना, उसके पीछे नहीं छुप सकते। लव जिहाद कर दिया, कितने लोगों ने लव जिहाद किया बताइए। बीजेपी के लीडर हजारों लड़कियों का रेप कर रहे हैं, यूपी में हर घंटे रेप हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा उठा के देखिए आपको शर्म आनी चाहिए स्टेटमेंट देते हुए लव जिहाद का। आप यूपी सरकार से सवाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे आपके माई बाप बैठे हुए हैं। आप बदरुद्दीन अजमल साहब को टारगेट करते हैं, जबकि वो जो काम कर रहे हैं आप वो काम करने के बारे में सोच नहीं सकते। वहां पे मुस्लिम से ज्यादा हिंदू बच्चियां तालीम याफ्ता और तालीम ले रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब हासिल कर रही हैं। आपके बीजेपी के जो एजेंट है सुरेश चौहान के, सुरेश चौहान के जो बीजेपी का एजेंट है। ठीक है एहतिशाम हाशमी साहब, आपने कई सवाल कर लिए और किसी पर जाती तबसरा नहीं होना चाहिए, किसी पर जाती तौर पर कमेंट या तबसरा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत से सवाल किए हैं, उसका एसपी पांडे साहब जवाब देंगे। जी जब मुसलमान आईएएस बन के क्वालिफाई होता है तब आपको आईएएस जिहाद बोलते हैं, इस बात का क्या जवाब है आपके पास, बताइए। ठीक है, संविधान की बात आपने कहा, आप चाहे 42 अमेंडमेंट की बात अगर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप जान लीजिए, 43 की जानना चाहते हैं उसको जान लीजिए, और मौलिक कर्तव्य से लेकर जितना जहां बात करें, जो प्रस्तावना की आपने बात की, प्रस्तावना में यही 3 शब्द जोड़ा गया था ना, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय स्वतंत्रता समानता को सुरक्षित करती है, लोगों को इक्वलिटी फॉर ऑल, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? जस्टिस फॉर ऑल की मैंने बात की, सबका साथ सबका विकास में जस्टिस फॉर ऑल ही सर, किसी एक का विकास नहीं है। संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है कि उर्दू नहीं पढ़ा सकते हैं? अगर आपने संविधान के इतने बड़े ज्ञाता है, आप संविधान के इतने बड़े ज्ञाता है, तो आप बताइए संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है कि उर्दू की शिक्षा नहीं दी जाएगी? बताइए आप। उदाहरण सही प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सुनिए। जब देश में टॉयलेट हर जगह लगाया गया। एहतिशाम हाशमी साहब, असम सरकार ने सिर्फ मदरसों ही को बंद करने का फैसला नहीं लिया है, संस्कृत के जो स्कूल है ना उसको भी बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन हाय तौबा जो है वो मदरसों पे मच गई है, सियासत मदरसों पे शुरू हो गई है। सर हाय तौबा बंद करनी चालू करनी है, लेकिन मदरसे को आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप अभी तक लिंचिंग तो बंद कर नहीं पाए, मुसलमानों की जो लिंचिंग हो रही है उस पर तो आप कानून ला नहीं पाए। आपको सिर्फ मदरसे में क्या दिख रहा है? इतने लोग बाढ़ से प्रभावित है, आपको पता है पूरा आसाम का 70% एरिया बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, आपने उसमें काम नहीं किया। आपको सिर्फ 200 मदरसे दिख रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। आप अपने बच्चों को भेजिए मदरसे में पढ़ने के लिए, तब आपको पता पड़ेगा उनकी तरबियत देख के कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, जिसकी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो बच्चे, जिन बच्चों की आप बात करो वो भी हमारे ही बच्चे हैं, उनको आप मुसलमान लोग सरकारी मदरसों में पढ़ रहे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी भी मदरसे में पढ़ा हुआ है, मदरसा से निकला हुआ है। वो बच्चे सबके हैं, हम सबके हैं, वो बच्चे जितने यहाँ लोग बैठे हैं उन बच्चों का कोई बताइए। बीजेपी के जो लीडर बैठे हुए यहाँ पे आसाम में, किस मदरसे में वो बच्चों का हालचाल लेने का एक भी बार एक विजिट की वो मुझे फोटो दिखा देंगे, मैं डिबेट। ठीक है सर, यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, एक और ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं कि असम में अब मदरसों पर तालाबंदी होगी, मदरसे बंद किए जाएंगे, साथ ही साथ संस्कृत स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे और मजहबी तालीम देने का जिम्मा अब सरकार का नहीं रहेगा। इसी पर बात करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रमोद स्वामी जी, एक सवाल है लोगों का कि जो लोग अब तक मदरसे में तालीम हासिल कर चुके हैं, जो इस साल ज़ेरे तालीम होंगे, उनका फ्यूचर क्या है, उनका भविष्य क्या है, या जो लोग फारिग हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं अपनी मदरसे से एजुकेशन, उनका सर्टिफिकेट, उनकी सनद क्या मान्य होगी, मंजूर होगी? अभी मैं बता रहा हूँ, आपका जवाब देने के पहले, इसके पहले जो सज्जन बैठे हुए थे और बहुत विद्वान सज्जन है, उन्होंने कहा कि यहाँ किसी को संविधान में क्या लिखा है इसकी भी जानकारी नहीं, इस तरह से वो बोल रहे थे। ये उनका ऐसी बड़ी बड़ी बातें चैनल में बैठ करके बोलना शोभा नहीं देता। फिर भी मैं उनको संविधान की कुछ बातें उनके ज्ञातार्थ मैं लाना चाहूंगा।
जैसे हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, पंथ निरपेक्ष शब्द का सुन लीजिए, पंथ निरपेक्ष शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब एक तरफ संविधान में पंथ निरपेक्षता की हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मजहबी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में ही जो परस्पर विरोधी बातें हैं। तो आप पहले तय करिए ना कि पंथ निरपेक्ष चाहिए ना मजहबी चाहिए, ये पहले आप तय कर लीजिए। तो एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है कि हर आदमी को अपने धर्म की और अपनी उपासना पद्धति की स्वतंत्रता है। आज जिस तरह से हमारे जो आसाम है, आसाम में आज डॉन बॉस्को स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, सेंट मैरीज स्कूल है, वो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वो लोग चलाते हैं और वो अपने रिसोर्सेज से वो लोग उसमें जो धन है वो उनको जुगाड़ करते हैं। तो आज अगर जो प्राइवेट मदरसे जो चल रहे हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्रमोद जी, मैं ये पूछ रहा था, लोग जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने अब तक तालीम हासिल कर ली है उनकी डिग्री का क्या होगा, उनकी सर्टिफिकेट का क्या होगा, उनकी सनद का क्या होगा। सर, इसका जवाब मिल जाए तो लोगों को जानकारी मिल जाएगी, जो लोग देख रहे हैं। काम की बात है सर। देखिए जो लोग ऑलरेडी डिग्री हासिल कर चुके हैं, वैसे लोग बहुत से जो लोग हैं ऑलरेडी विभिन्न पदों पर नौकरियों पर वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं उनके अधिकारों में कोई कटौती की जाएगी ऐसा कहीं कोई डायरेक्शन या नोटिफिकेशन आसाम सरकार ने नहीं किया है। ठीक है सर। हमारा नोटिफिकेशन अभी सिर्फ इतना ही है कि जो मदरसे जो सरकारी अनुदान से चल रहे हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, उनको मॉडर्नाइज किया जाए, जिससे हमारे जो बच्चे हैं उनको मॉडर्न शिक्षा मिले और वो आधुनिक युग में कॉम्पिटिटिव। ठीक है सर, ठीक है सर। चंपक कलिता जी, लोग सवाल कर रहे हैं कि एक तबके के बच्चे के लिए सरकारी ग्रांट, उसको सरकारी मदद, और दूसरे तबके के बच्चे के लिए कुछ नहीं, तो अब ये खत्म होना चाहिए। जी, लोग कह रहे हैं कि असम सरकार ने ये सोचकर ये फैसला लिया है कि एक ही तबके के बच्चे को क्यों सरकारी ग्रांट मिले, सरकारी मदद मिले, और दूसरे तबके का बच्चा महरूम है, इसीलिए खत्म कर रहे हैं, सामाजिक बराबरी के लिए। ये हायर मदरसा और सीनियर मदरसा के बारे में बात हो रही है, इसमें 600 में से 50 नंबर मजहबी शिक्षा दिया जाता है। इसका जो टीचर्स है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, ये गैर मुसलमान है मैक्सिमम, और वहां में गैर मुसलमान लोग भी पढ़ते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री आसाम के वो भी मदरसा से पढ़े हुए लोग हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि अरबी शिक्षा, अभी जो अरबी शिक्षा के जो शिक्षक हैं वो अगर मदरसा बंद हो जाएंगे तो अरबी कहाँ पढ़ाएंगे। तो ये इनको मतलब ये अरबी सेक्शन को हटाना है, इसीलिए मदरसे का नाम हटाना है इनको। नहीं तो आसाम में तो हायर मदरसा और सीनियर मदरसा चल रहा है, बाकी सभी सब्जेक्ट चल रही है बराबर। ठीक है सर। आप अरबी क्यों थोपना चाहते हैं? अरे यार, थोपने वाली बात नहीं है सर, ये तो चल रही है, लोग ऐसे काम कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचा दिया, अब अरबी थोपेंगे, आसाम के बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा बंगाली है, जो आपका सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत लिखता है उसको। बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा बंगाली है, जो आपका शिलादित्य सर्बानंद और हिमंत बिश्व लिखता है आसाम में। हम लोग नहीं लिखते हैं। गलत बयानबाजी मत करिए, आसाम में आसामी भाषा चलती है, कहाँ बंगाली की आप बात कर रहे हैं? बराक घाटी में बंगाली भाषा जरूर चलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी में मैक्सिमम आसामी भाषा चलती है। प्रावधान किसने लिया? आपने लाया है। ठीक है सर, ठीक है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि जो हिंदू शरणार्थी है और जो अंग्रेजों को, आप लोग पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के ऊपर अत्याचार होता है तो वो भारत वर्ष में आ सकते हैं और भारत वर्ष में उनको शरण दी जानी चाहिए। ये तो गांधी जी ने कहा था, तो इसका मतलब गांधी जी भी कम्युनिस्ट हो गए आपकी नजर में। दलाली कर रहे थे, अब भी कर रहे हो। दलाली छोड़िए, हिंदुस्तान को बनाइए, गंगा जमुनी तहजीब को आगे लेके आइए, शंकरदेव आजाद फकीर का तहजीब को आगे लेके आइए। क्या गांधी जी को नागपुर चलाता था क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? नाथुराम गॉडसे ने मारा है। चलिए ठीक है, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सर, हम आसाम के मदरसों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एसपी पांडे जी भी लगातार बने हुए हैं। पांडे जी,
पांडे जी, असम सरकार ने जो फैसला किया है, जाहिर सी बात है उसको इनपुट्स रहे होंगे जो उसकी दलील है कि इस तरह की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, इस तरह के सिलेबस, इस तरह की तालीम मदरसों में दी जा रही, जो सरकार की अपनी अभी प्रमोद स्वामी जी जो दलील दे रहे थे। मेरा ये सवाल है सर कि क्या इसी तर्ज पर देश के अलग राज्यों में, दूसरे राज्यों में, दूसरी रियासतों में, दूसरे सूबों में भी इसी तरह का मॉडल अपनाया जाएगा और मदरसों पर निगरानी रखी जा रही है, मदरसे बंद होंगे क्या? ऐसा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। असम के मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है। असम में भी अभी कोई लागू नहीं हो चुका है, यह प्रपोज्ड है और अभी इंतजार करने की आवश्यकता मुझे लगता है। कोई इसमें जल्दबाजी से निर्णय लेने की या कोई राय बनाने की जरूरत अभी हम पैनलिस्ट को और देश के लोगों को भी नहीं है, क्योंकि अगर यह बात सही है, अगर यह सही पाया जाएगा तो देश में और जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी दृष्टि है, ऐसे समय में जब एक नई शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद आई है या फिर कहें मैकाले के बाद अगर देखा जाए तो 185 वर्ष के बाद आई है, तो इस परिस्थिति में जब पूरा देश नई शिक्षा नीति पे अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग संस्थाओं में वेबिनार हो रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा है, उस पर राय मांगी गई है, तो ऐसे समय में इस बयान का कितना महत्व है यह आने वाला वक्त तय करेगा। और सरकार किस दिशा में सोचेगी, सरकार क्या करना चाहती है, अगर यदि वास्तविकता में, चाहे आप कश्मीर इशू को देखें, चाहे आप एनपीआर की बात करें, चाहे ऐसी अलग अलग राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं जहां आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है, यदि ऐसा होगा वास्तव में तो कहीं न कहीं सरकार जो निर्णय उचित होगा वह लेगी। हम सब अधिकृत नहीं इस बात को अभी कहने के लिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, वह समय तक करेगा, वक्त तय करेगा, ऐसा मेरा अब्दास जी मानना है। ठीक है सर, ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशाम हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंपक कलिता जी। आपकी तमाम मेहमानों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मौजू पर, इस बहुत अहम मौजू पर अपने अफकार, अपने ख्याल, अपने नज़रिए और अपने विचार से लोगों को वाकिफ़ कराया और सही क्या है गलत क्या है इसकी भी लोगों को राह दिखाई। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगला बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं मेरे साथी शहबाज।